नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के सत्र और दिन भर की सभी महत्वपूर्ण कार्यवाही पर हमारा खास बुलेटिन और चर्चा संसद में आज। शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का आज चौथा दिन है और इस बुलेटिन में हम विस्तार से नजर डालेंगे दोनों सदनों में आज का जो लिस्टेड एजेंडा है, सूचीबद्ध कार्य है, उनके बारे में। एक तरह से देखें तो कल लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा पूरी हो गई। मंगलवार को ये चर्चा शुरू हुई थी और ये विशेष चर्चा कल पूरी हुई है। आज का एजेंडा हम अगर देखें समझे तो काफी महत्वपूर्ण कामकाज है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में लिस्टेड जो एजेंडा है उस पर चर्चा हम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही 2 हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे। डॉक्टर राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लोकसभा के सांसद हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही डॉक्टर भगवत कराड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। डॉक्टर भगवत कराड़, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवी प्रसाद जी, धन्यवाद आपका और स्वागत संसद में आज में। हमारे सहयोगी सुरेंद्र कुमार लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही नव विक्रम सिंह राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। तो थोड़ा सा अगर लिस्टेड एजेंडे की बात करें तो आज लोकसभा में 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच यानी सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच फॉर 2025-2026 चर्चा और मतदान किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इसके अलावा अनुपूरक मांगों के स्वीकृत होने पर विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025 यानी द एप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2025 आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये लोकसभा का एजेंडा है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगी, साथ ही ये भी प्रस्ताव करेंगी कि इस पर चर्चा हो और इसे पारित किया जाए। वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में मंगलवार से शुरू हुई विशेष चर्चा आज भी जारी रहेगी। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। वंदे मातरम पर चर्चा पूरी होने के बाद राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले सीधा अपडेट के लिए अपने सहयोगी सुरेंद्र कुमार का हम रुख करेंगे। सुरेंद्र, लोकसभा के एजेंडे के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। कल हमने देखा इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा लोकसभा में पूरी हुई और काफी अच्छी चर्चा हमने लोकसभा में होती देखी है। अब अगर आज के एजेंडे की बात करें तो आज हम देख रहे हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं, आज एप्रोप्रिएशन बिल भी है आज। तो ये अपना एक तरह से जो वित्त से जुड़ा कामकाज है उसे लेकर आज का दिन लोकसभा में काफी खास रहने वाला है। जी, जो प्रीति जो आपने बताया है एप्रोप्रिएशन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की आपने बात की है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्नकाल की, शुरुआत करते हैं किस तरह का एजेंडा रहने वाला, कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं, कौन से मंत्रालय आज प्रश्नकाल के दौरान उठाए जाएंगे। आज जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, सिविल एविएशन की मैं बात करूँ, जल शक्ति मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात करूँ, MSME की, तो ये सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय आज लिस्टेड हैं प्रश्नकाल के दौरान जिन से संबंधित सवाल पूछे जाने हैं। जो सबसे ज्यादा सवाल आज हैं वो जो है जल शक्ति मंत्रालय से हैं, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से 4 सवाल जुड़े हुए हैं, वहीं सिविल एविएशन से भी जुड़ा सवाल है। तो सबसे पहला सवाल है क्रम संख्या 161 की मैं बात करूं तो इसमें जो सवाल है जगदीश चंद्र का सवाल है, सांसद हैं, इन्होंने पूछा है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री से इनका सवाल है कि E10 E20 फ्यूल को लेकर इन्होंने सवाल किया है कि वाहनों को लेकर किस तरह के मानकों का पालन किया जा रहा है, अगर जो मानक है उस पर क्या कार्रवाई अब तक मंत्रालय कर रहा है। वहीं इसके बाद 162 नंबर क्रम पे सवाल है आनंद कुमार का, इनका जो सवाल है वो जल शक्ति मंत्रालय से है। इनका जो विषय है वो यूपी में बाढ़ को लेकर है, बाढ़ के संरक्षण और तट कटाव को लेकर है और वहीं बहराइच और तराई क्षेत्र में इन्होंने मांग की है, जो जिस तरह से ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको लेकर सरकार ने किस तरह की कार्रवाई की है। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण सवाल है उसकी मैं बात करूं तो पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा हुआ सेंथिल
शशिकांत सेंथिल का सवाल है। उनका कहना है कि समुद्री इकोसिस्टम को लेकर, तेल गैस खोज को लेकर जिस तरह के सरकार कदम उठा रही है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर और जिस तरह के विषयों को वो लेकर आगे चल रही है, उसको जुड़ा हुआ एक सवाल है। अंत में जो एक सवाल महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा वो एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है हरिबाऊ जाधव का। उन्होंने पूछा है कि किस तरह से ग्रामीण और पारंपरिक उद्योगों को एमएसएमई से जोड़ा जाएगा। वहीं इसके बाद का जो क्रम है उसमें हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने हैं, जिसमें आदिवासी मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, एमएसएमई, पेट्रोलियम, सड़क परिवहन और हाईवेज की बात करें, शहरी विकास और जल शक्ति मंत्रालय शामिल हैं। वहीं जो सार्वजनिक उपक्रम समिति की 11 महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इसके बाद जो हम बात करें, जिस रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट्स में जो है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड, एनपीसीआईएल और ओएनजीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो संयुक्त समिति की भी महत्वपूर्ण कई रिपोर्ट्स हैं जो सदन के पटल पर रखी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी 5 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है, जिसमें एम्स के कामकाज और मेडिकल एजुकेशन की स्थिति को लेकर और गुणवत्ता को लेकर सवाल है। आयुष की जो सरकार की कार्रवाई है उसको लेकर सवाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की, वो आज इसमें पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी पास किया जाने के लिए। क्योंकि अगर आम लोगों के नजरिए से थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि जब सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की हम बात करते हैं तो ये क्यों अपने आप में फाइनेंस, वित्त और एक तरह से पूरे बजट को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए, जिस तरह से बजट आता है तो शुरुआत में निश्चित अमाउंट जो होता है, एक धनराशि, निश्चित धनराशि बजट में सरकार के लिए एलोकेट की जाती है। वहीं जब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बीच में आता है, कई योजनाओं के माध्यम से सरकार को खर्च करना होता है, कई ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो पुराने उसमें बजट के दौरान नहीं उसमें की जाती हैं, डिमांड्स इनकी, उसको अनुपूरक मांगों के जरिए सरकार लेकर आती है, अतिरिक्त राशि की मांग करती है। सरकार शुरुआत में बजट के माध्यम से ना निश्चित राशि की अनुमति मांगती है। यह वार्षिक बजट अनुदान मांगों का होता है। वहीं अब जब बात करें, सरकार जो है बीच में, साल के बीच में जब अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ती है सरकार को, किसी भी जैसे प्राकृतिक आपदा की हम बात करें नई योजनाओं की हम बात करें, सब्सिडी की या अतिरिक्त जरूरतों की, तो उसके लिए जो है अनिवार्य धनराशि की जरूरत होती है। ऐसे में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स सरकार सदन में लाती है, जिसको पास करने के बाद उसको लागू करने के लिए जो है एप्रोप्रिएशन संख्या 4 को लाया जा रहा है, जो जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के समक्ष पेश करेंगी। उसकी जरूरत इसलिए कि अगर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को पेश किया जाता है, पारित किया जाता है, पारित करने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत होती है, जिसको पास करना जरूरी है। आज जो एप्रोप्रिएशन बिल संख्या 4 है उसको निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके पास होने के बाद वहीं जो कंटीजेंट नोटिस की मैं बात करूं, जो एप्रोप्रिएशन बिल है ये संख्या 4, इसको लाने के लिए कंटीजेंट नोटिस सरकार देती है। इसके बारे में लोगों को बताना जरूरी, जनता को बताना जरूरी है कि एक औपचारिक सूचना होती है जिसके माध्यम से मंत्री सदन को ये बताते हैं कि विशेष विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, उसके अधिकार सुरक्षित रखते हुए। इसका मतलब यह है कि उसी दिन नहीं है कि अगर हम इसको पेश करें तो बिल भी उसी दिन आए, लेकिन आज का जो विधेयक है वो आज ही पेश किया जाना है और पारित भी आज किया जाना है। तो ये कंटीजेंट के बारे में मुझे इसलिए बताना है, जो एक आकस्मिक सूचना होती है जो सदन के समक्ष वित्त मंत्री रखते हैं। जी बिल्कुल। सुरेंद्र, आपने जो तमाम अहम जानकारी है लोकसभा के एजेंडे से जुड़े हुए वो विस्तार से हम तक पहुंचाई। फिलहाल सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए, इस बातचीत के लिए। डॉक्टर राजेश मिश्रा, अगर लोकसभा के एजेंडे के बारे में जैसा हमें सुरेंद्र ने भी काफ़ी विस्तार से बताया है, आप कितना अहम दिन मान रहे हैं आज लोकसभा में? आज का दिन बहुत अहम है। जैसे आपने बताया कि अनुपूरक बजट हमारा जो आएगा, निश्चित तौर से उससे आगे जो हमारे खर्चे के लिए आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी। और दूसरा, कल एक बहुत अच्छा डिस्कशन था, आपने देखा होगा SIR पर जो लंबा डिस्कशन था, तो वो तो बहुत ही अच्छा था। आज जो कई और महत्वपूर्ण विषय, जैसे जो हमारे प्रश्नकाल भी हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट है, एविएशन है और जल शक्ति है। जल शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर भी हम लोगों की जो चर्चा होगी, सकारात्मक चर्चा होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, हर घर नल से जल,
तो उसकी स्थिति पे चर्चा होगी कि आज हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं पूरे देश में। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन संसदीय कार्रवाई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। डॉक्टर भगवत कराड़ जी, हम जान रहे हैं कि ये जो पूरा सेशन है इसमें कार्यवाही के दिन कम हैं और जब संसद सुचारू रूप से चले, हम अच्छी बहस होते देखें दोनों ही सदनों में, आज राज्यसभा में काफ़ी अहम एजेंडा है, आप इस सत्र को और आज के दिन को कितना अहम मान रहे हैं? प्रीति जी, मैं तो पहले आपका और सांसद टीवी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि हर दिन पार्लियामेंट में क्या होने वाला है, वरिष्ठ सभागृह यानी राज्यसभा में क्या होने वाला है और लोकसभा में क्या होने वाला है, ये पूरे 140 करोड़ जनता की तरफ कैसा पहुँचे, इसके आपके माध्यम से हो जाता है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप जैसे पूछा कि इस वक्त विंटर सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 वीक्स ये सेशन चल रहा है और इसमें मैं बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग से विरोधी पक्ष हो या ट्रेजरी बेंच हो, दोनों तरफ से डिस्कशन की जो मांग की थी विरोधी पक्ष के माध्यम से, तो ट्रेजरी बेंच से मान्य किया गया। हमारे लीडर ऑफ हाउस ने बताया जो मांग होंगी वो करेंगे और उसके माध्यम से जो एसआईआर है वो एसआईआर पे भी डिस्कशन होने वाला है। और उसके पहले जो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे वंदे मातरम हो, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती हो, अलग अलग जैसा इसके ऊपर डिस्कशन करके संविधान दिन हो, इसके ऊपर डिस्कशन करके पूरे 140 करोड़ जनता को इतिहास कैसा मालूम हो, हमारे पूर्वजों ने जैसे वंदे मातरम का इम्पोर्टेंस कैसा हर एक नागरिक के पास पैसे को है, इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। पार्लियामेंट में 2 दिन राज्यसभा में डिस्कशन हुआ। इसकी शुरुआत हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित भाई जी ने शुरुआत की और अभी तक 81 सदस्य ने इसके ऊपर चर्चा में भाग लिया और आज हमारे हाउस लीडर माननीय जेपी नड्डा जी उसको इस डिस्कशन को समाप्त करेंगे, कंक्लूड करेंगे। आखिर में उनका स्पीच आज दोपहर को होने वाला है 1 बजे। बिल्कुल, और इस पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। केवी प्रसाद जी, अगर मैं अलग अलग सदनों के एजेंडे के हिसाब से बात करूं, मैं चाहूँगी आप भी थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स और वंदे मातरम पर चर्चा है उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन लोकसभा का सेगमेंट अगर हम पहले पूरा करते हैं। लोकसभा में जब हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स की, साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल की, एक तरह से ये माना जा रहा है कि सरकार ने 2025-26 के लिए जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश की हैं उसमें पहले बैच में लगभग 41,455 करोड़ अतिरिक्त व्यय की मांग की गई है और ये विशेष रूप से जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है और ऊर्जा ईंधन संबंध मदों के लिए है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अतिरिक्त खर्च क्यों, ये सवाल कई बार उठता है, आम लोगों के मन में भी उठता है कि आखिर ये अतिरिक्त खर्च क्यों। तो इसे आप एक वरिष्ठ पत्रकार की नज़र से कैसे समझाएंगे, जो फिस्कल प्लानिंग की तौर पर इसे कैसा देखा जाए और ज़्यादातर कृषि के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये कितना अहम हो जाता है इन मदों में? जी प्रीति, बहुत सही है। देखिए, सवाल ये है कि जब सरकार अनुमान लगाती है कि पूरे साल का खर्चा क्या होगा, वो एक बजट में हम फरवरी माह में जब आती है सरकार बजट पेश करती है और अनुमान लगाती है कि इतना हमारा आय है, इतना हमारा व्यय है। कृषि की जैसे आपने बात की, देखिए पिछले कुछ महीनों से हम जानते हैं, कुछ सालों से, कि उर्वरक को लेके कीमतें कोई एक, क्योंकि उर्वरक पे हमारी निर्भरता रहती है, बाहर से हम मंगाते हैं और उसका दाम हमारे हाथ में नहीं होता और पिछले कई सालों से देखा गया है कि इसके ऊपर लगातार ऊपर नीचे खर्चा होता है। तो जब सरकार अनुमान लगाती है कि इतना हम देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और बाहर से हमें मंगाना भी है, अगर उनमें कोई भी कीमतों में उछाल आता है तो वो जाहिर सी बात है कि जब आपका अनुमान लगाया था वो बजट से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में इन सब को लेके और हमारे संविधान का जो पूरा परिकल्पना है उसमें यह है कि सिर्फ लोकसभा के पास ये अनुमति देने का वो है कि भारत सरकार के खजाने में से पैसा निकालने का अधिकार सिर्फ लोकसभा दे सकती है सरकार को। इसलिए सरकार को कहते हैं ट्रेजरी बेंच, ट्रेजर से पैसा निकालने का अधिकार जनता के प्रतिनिधि सुपुर्द करते हैं कि सरकार को खजाने की चाबी कि आप पैसा निकालिए, सीधा सीधा वो कहो। तो सरकार अब आई है सामने, सरकार समझाएगी कि किन किन कारणों की वजह से हमें अतिरिक्त खर्चा करना है और सदन जब समझेगा उस पर वोटिंग होगी। और ऐसा है, इसमें एक प्रावधान है, जैसे मनी बिल है,
इसलिए आपने देखा होगा साथ में लगता है कट मोशंस। कट मोशन एक जिसे कहते हैं औपचारिकता ही मानिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से होता है कि हम आपके इस अनुदान से हम खुश नहीं है या हम चाहते हैं इसे विस्तार से समझाइए। वो औपचारिकता मानिए, क्योंकि कट मोशन अगर पास होता है तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होती है। तो ये एक फाइनेंस बिल, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखा हुआ है, सब जानते हैं दर्शक, फाइनेंस बिल का गिरना मतलब सरकार का गिरना। वो उसका इसलिए फाइनेंस बिल का बहुत महत्व होता है, और सिर्फ लोकसभा के ही पास ये ताकत है कि सरकार को खजाने की चाबी दे सके। बिल्कुल, और इसकी चर्चा आम लोगों में बहुत कम होती है कि प्रसाद जी इस तरह के बिल की, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि इसे थोड़ा गहराई से और समझाया जाए। एक तरह से जब हम लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब बजट है तो इतना ऊपर नीचे चीज़ें क्यों होती हैं, इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? क्या ग्लोबल प्राइसिंग है या और बहुत सारी चीज़ें हैं? क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर और किसानों को लेकर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन पर भी रहती हैं। तो ऐसे कौन से बड़े फैक्टर्स होते हैं? अभी मैंने कहा पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की जो पूरे संघर्ष चल रहा है, तो उर्वरक की खाद, तेल की कीमतें बढ़ी हैं। भारत सरकार को पता है, अब जैसे अमेरिका पे दबाव डालता है कि आप तो रशिया से तेल मत खरीदिए, भारत सरकार ये है कि हम सस्ते तेल इसलिए खरीदें कि हमारे देश के लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती है। ऐसे में सरकार को सामने जो दिख रहा है उसके लिए वो सरकार आती है सदन के सामने, और सदन के थ्रू पूरे देश को समझाती है कि ये कारण की वजह से हम लोगों को समस्या आ रही है, और इसलिए हमें जो हमने बजट में अनुमान लगाया था वो पैसा कम पड़ रहा है, आगे जाए। और साथ ही साथ जो हमारे टैक्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है उसके वितरण में कोई समस्या आ रही हो तो आपको वापस सरकार सदन पे आके समझाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, इसी पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो लोकसभा का दिन है वो किसानों के लिहाज से भी काफ़ी अहम आज रहेगा इन बिल के ज़रिए, तो इसे आप कितना ज़रूरी मान रहे हैं? देखिए प्रीति जी, किसान जो है हमारे देश की आत्मा है, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं किसान केंद्रित ज़्यादा रहती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको बिना भोजन के जो रह सके। तो मैं समझता हूँ कि सबसे प्रमुख कोई आवश्यकता किसानों के लिए, अभी हमारे प्रसाद जी ने बहुत अच्छे से उसको समझाया। खाद के अलावा भी देश में कई जगह अतिवृष्टि हुई, और इस समय पर जैसा आप जानती हैं धान की खेती का सीज़न चल रहा है, तो कई प्रदेशों में ऐसा हुआ कि धान कटने के बाद भी खेत में नुकसान हुई। कई प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, नारियल की खेती दक्षिण में तमिलनाडु वगैरह में खराब हुई। उसके लिए भी सरकार को, केंद्र सरकार से जो बजट जाता है उनको अनुरक्षण करने के लिए स्टेट को, वो भी एक तरह से केंद्र के पैसे से ही जाता है। ये ऐसे खर्चे हैं जो पहले से प्लान नहीं रहते हैं। इसको हमको प्राप्त करने के लिए, ताकि हम किसानों के हित में हम राज्य को दे सकें, और राज्य की फिर जवाबदारी होती है कि किसानों का ठीक से सर्वे करके और वो जो धन केंद्र दे रहा उसको उचित मात्रा में पहुंचाए किसानों को जहां जरूरत है। मैं समझता हूं इस कारण भी ये जो अनुपूरक बजट हमारा है, जिसमें हम कृषि के क्षेत्र में उसकी हमारी ज़रूरत है और ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, इसकी आवश्यकता है। और इस मामले में हमारे समझता हूं कि आज यशस्वी जो हमारी वित्त मंत्री जी उस बजट को रखेंगे और पास भी होगा। हमारा हम लोगों के बहुमत है हमारे ट्रेजरी बेंच की, और मैं समझता हूं विपक्ष के लोगों को भी, किसान तो सभी के लिए हितकर है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष हो, तो उनको भी जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर कराड़, राज्यसभा की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं जब फाइनेंस बिल, मनी बिल को लेकर बात करते हैं, लेकिन इसको अगर ओवरऑल, जैसे हमारे दोनों ही मेहमानों ने हमें समझाया है, कितना ज़रूरी आपकी नज़र में लोकसभा का दिन लग रहा है? वैसा फाइनेंस बिल का इम्पोर्टेंस लोकसभा में ही रहता है, लेकिन जब फाइनेंस बिल मंजूर होता है लोकसभा में तो राज्यसभा में इन्फॉर्म करना पड़ता है, टेबल पे रखना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसे मेरे पूर्व वक्ता डॉक्टर मिश्रा जी ने और हमारे पत्रकार भाई ने बताया कि सरकार जब बजट बनाती है उसी वक्त अनुमान निकालते हैं इतना बजट लगेगा, लेकिन कभी कभी कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में सभी कोई नुकसान हो गया या कोई रेट्स बढ़ गए तो एक्स्ट्रा डिमांड करना पड़ता है, और वो एक्स्ट्रा डिमांड लोकसभा में मंजूर होने के बाद राज्यसभा में वो इन्फॉर्म किया जाता है। और उसके बाद जैसा हमारे कट मोशन का तो विरोधी पक्ष ला सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मेजॉरिटी है और ये दोनों मंजूर हो जाएगा, ये हमें पूरा भरोसा है।
और इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत रहता है। बिल्कुल। और आइए अब इसके बाद हम जो राज्यसभा से जुड़ा एजेंडा है उस पर थोड़ा विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। नविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नविक्रम, राज्यसभा का एजेंडा अगर हम देखें तो चर्चा आज पूरी होनी है वंदे मातरम पर, और साथ ही जो चुनाव से जुड़े सुधार हैं उनको लेकर भी चर्चा होनी है। लग रहा है नविक्रम से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसे ही संपर्क होगा हम बातचीत करेंगे। और प्रश्नकाल अपने आप में काफ़ी अहम रहने वाला है, और भी बहुत से कामकाज हैं जो आज लिस्टेड है एजेंडे में। एक तरह से देखें तो संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर जब देश अपना गौरव याद कर रहा है तो इसलिए ये चर्चा काफ़ी अहम हो रही है, और आज इसे कंक्लूड किया जाना है राज्यसभा में। हमने चर्चा के दौरान देखा अलग अलग दलों के जो सांसद हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा आधुनिक सांस्कृतिक अवतार है। वहीं गृहमंत्री ने कहा कि ये महामंत्र है जिसने आज़ादी दिलाई, लेकिन तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि इतिहास और संवेदनशीलता दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। यानी अलग अलग जो चर्चा के दौरान बिंदु आए हैं वो काफ़ी अहम हैं। ये देखना समझना ज़रूरी है कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, पहचान, इतिहास और हमें एक करने वाला सूत्र है। एक तरह से इसे समझें, जो बातें कही गई हैं डॉक्टर भगवत करार जी, राज्यसभा में भी चर्चा हुई और आज उसे पूरा किया जाना है। इस चर्चा को, इस विषय को कितना ज़रूरी आप मान रहे हैं, और अब तक जो सार निकल कर आया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो गई है। पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने डिसीजन लिया कि जो 150 साल वंदे मातरम गीत को पूरे हुए हैं तो पूरे देश भर कार्यक्रम होना चाहिए और पार्लियामेंट में भी इसका डिस्कशन होना चाहिए, और इसी की शुरुआत खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में किया। इसके बाद 2 दिन चर्चा लोकसभा में चली और नेक्स्ट डे यानी मंगल के दिन इसी की चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के स्टार्टिंग से हो गई, उन्होंने शुरू किया, और आज उनका समारोह माननीय JP नड्डा जी यानी हाउस लीडर करेंगे। तो राज्यसभा में काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया। वंदे मातरम जो 150 साल हो गए, 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और उसमें बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में संगीतबद्ध किया था। तो उसमें मॉडिफिकेशन किया, पर्टिकुलरली कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तो हमें जो इतिहास मालूम हुआ तो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गीतकार आए थे, और गीतकार जो वंदे मातरम गाने वाले थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी वक्त 1923 को वो चले गए, वो गीत नहीं गाना चाहिए, ये भी हमें पता चला। तो इसमें मॉडिफिकेशन किए बाद में, वो मॉडिफिकेशन नहीं होना था। वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत दर्जा देने के बाद बहुत ही अच्छा गीत है, राष्ट्रगीत के साथ साथ हमारा इतिहास पूरा बताता है। लेकिन जो हो गया उसमें हम ज़्यादा ही नहीं करना चाहते, लेकिन उसी की वजह से 140 करोड़ जनता के तरफ जो प्रेरणा देने वाला गीत है। हज़ारों हमारे स्वतंत्र सेनानी वंदे मातरम कहते कहते शहीद हो गए। ये भारत देश को, भारत भूमि को गुलामी से आज़ाद करना, भारत देश को स्वतंत्र करना, इसीलिए उन्होंने किया। तो इसीलिए ये हमारा जो राज्यसभा में डिस्कशन हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। मैं जैसे पहले ही बताया, कुल 81-82 लोगों ने इसके ऊपर भाग लिया और बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। बिल्कुल। अब हमारे सहयोगी नविक्रम सिंह जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नविक्रम, हम चाहेंगे आप राज्यसभा के एजेंडे को थोड़ा विस्तार से बताएं, किस तरह से आज प्रश्नकाल भी अहम रहेगा और कौन से अहम कामकाज हैं। हम जान रहे हैं जो चर्चा है, जैसे मैंने पहले भी कहा और हम बात भी कर रहे हैं उस पर, वंदे मातरम पर चर्चा आज पूरी होगी राज्यसभा में, और बहुत ज़रूरी चुनाव सुधारों पर जो चर्चा है वो भी आज शुरू होनी है राज्यसभा में। जी बिल्कुल प्रीति, जैसा कि आपने कहा राज्यसभा के लिए आज का दिन बेहद खास है। विधायी कामकाज के बाद जो सबसे अहम चर्चा है वंदे मातरम की वो आज पूरी होगी, और इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म पर भी चर्चा शुरू होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रश्नकाल पर पहले बात करते हैं। प्रश्नकाल में भी चाहे वो स्टार्ट सवाल हो, अनस्टार्ट सवाल हो, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पर्यावरण से संबंधित, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, जनजातीय समूहों से संबंधित बड़े अहम सवाल
सवाल हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, सांसद रेणुका चौधरी ने जो पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर सवाल पूछा है कि कई देश में ऐसे इको सेंसिटिव जोन है जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में सरकार क्या कदम उठा रही है कि वन्य जीवों का नुकसान ना हो, और उन्होंने डेटा भी सरकार से मांगा है जो अभी तक वन्य जीवों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है। ऐसे में बेहद अहम है ये इको सेंसिटिव जोन से जुड़ा हुआ मुद्दा। इसके अलावा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हम पिछले वर्षों में देख रहे हैं जो पर्यटन का विस्तार है वो जनजातीय क्षेत्रों में काफी ज्यादा हुआ है। देश में बड़ी संख्या में पर्यटक अब देश की जो जनजातीय सांस्कृतिक विरासत है उसे देखने के लिए उन क्षेत्रों में जा रहे हैं। सरकार ने काफी प्रयास किए हैं कि पर्यटन है उनका विस्तार उन क्षेत्रों में हो, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी ने सवाल पूछा है कि क्या उसका फायदा, क्योंकि पर्यटन से एक अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है, इकोनॉमी को बूम मिलता है, तो ट्राइबल इकोनॉमी एक तरह से उसे कहा जाए, तो उन लोगों को क्या पूरा फायदा मिल रहा है, और सरकार अगर क्या प्रयास कर रही है, अगर पूरा फायदा नहीं मिल रहा तो सरकार उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले तो सरकार क्या प्रयास कर रही है। इसके अलावा प्रीति अगर बात करें तो देश में 5G नेटवर्क, अनस्टार्ट सवालों में कई ऐसे सवाल हैं जो 5G नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है आज के डिजिटल युग के दौर में, तो 5G नेटवर्क का जो विस्तार दूर दराज क्षेत्रों में, और खासतौर पर एक सवाल उत्तराखंड के उन इलाकों के लिए भी है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है, ऐसे में 5G नेटवर्क के लिए वहां सरकार क्या कर रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल प्रदूषण को लेकर भी है, क्योंकि देश में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए आमतौर पर जब हम चर्चा करते हैं या सुर्खियां बनती हैं तो दिल्ली NCR के क्षेत्रों की बनती हैं, लेकिन सवाल कनिमोरी जी ने पूछा है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं चाहे वो किसी भी शहर में हो कि उनसे क्या सरकार ने कुछ ऐसी जांच की है, उससे उसका क्या असर पड़ता है। इसके अलावा एक सवाल Tier 2 और Tier 3 सिटीज की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रीति अगर हम देखें तो Tier 2 शहरों में भी, चाहे वो NCR के आसपास के हों या दूसरे अलग अलग क्षेत्र हों, वहां भी वायु प्रदूषण की स्थिति खराब हो जाती है आमतौर पर। तो ऐसे में सरकार के प्रयास क्या है। और प्रीति अब वंदे मातरम पर चर्चा, क्योंकि हम बड़ी ही दिलचस्प चर्चा अभी तक देखते आए हैं और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य संसद के सदस्यों ने, राज्यसभा के सदस्यों ने रखे हैं और आज वो पूरी होगी। इसके अलावा आज जो शुरू होने जा रही है इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि सरकार ने साफ किया है कि जो देश का नागरिक है उसे ही ये सबसे महत्वपूर्ण जो मत का अधिकार है वो मिले, ये निश्चित बात है। और इलेक्शन कमीशन की एक कोशिश है कि जो पात्र है उसे अधिकार जरूर मिले, क्योंकि वोट का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इलेक्शन रिफॉर्म पर राज्यसभा में किस तरीके की चर्चा शुरू होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नविक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत विस्तार से जो तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर राजेश मिश्रा, जैसा हम बात कर रहे हैं अब राज्यसभा के एजेंडे के बारे में, हमने लोकसभा में भी काफी अच्छा चर्चा सुनी वंदे मातरम को लेकर। जो सवाल बार बार उठे कि वंदे मातरम पर चर्चा क्यों, उसका जिस तरह से चर्चा के दौरान जवाब दिया गया, जो बातें सामने आई हैं, इस चर्चा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वंदे मातरम सिर्फ एक राष्ट्रगीत तो है, लेकिन वंदे मातरम सही मामलों में एक श्लोक है, एक मंत्र है, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मंत्र है जो 150 वर्ष से अनवरत और ऊर्जा का संचार कर रहा है, खासतौर पर युवाओं में। हमारी जो नई पीढ़ी है उसको वंदे मातरम जानने के लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना लंबा डिस्कशन हुआ, जिसको पूरे राष्ट्र ने मीडिया के और आप लोगों के माध्यम से विभिन्न चैनलों में देखा। मैं समझता हूं इसके पहले कभी भी इस तरीके का प्रयास नहीं किया गया। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इतना ही नहीं, आज हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में और यहाँ तक कि गांव में भी लोग वंदे मातरम गीत को फिर से गुनगुनाने लगे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत पहले होना चाहिए था, 150 साल लगा।
निश्चित तौर से वंदे मातरम गीत का हमको 50वां वर्षगांठ मनानी थी, 100वीं मनानी थी, लेकिन अब आप उस विषय पर मैं नहीं जानना चाहता हूं। लेकिन आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम 150 वर्ष का जो हमारा 1 साल का कार्यक्रम पूरा 1 साल चलना है, पिछले 7 तारीख से लेकर के 7 नवंबर से लेकर के अगले जी 2026 7 नवंबर तक चलना है। ऐसे 1 साल जो उत्सव होगा और पूरे देश में एक जो युवा पीढ़ी जो हमारी आज कहीं न कहीं से उसको आज़ादी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी, कितने लोगों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी के तख्ते पर झूल करके और एक जिस तरीके से प्राण उन्हें त्यागा है, वो आज नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है। और उसके लिए वंदे मातरम गीत एक ऐसा गीत है कि जो आज की स्थिति में बहुत आवश्यक था, इसके बारे में पूरी चर्चा हो। ये 6 पैरा का जो गीत था, 6 पैरे से कट करके इसमें कैंची क्यों चलाई गई, 6 से 4 किया गया। इसमें जैसा आप जानती हैं प्रीति जी कि इसमें 2 गीत जो है संस्कृत के हैं, बाकी 4 बंगाली गीत हैं। आखिर पर उन बंगाली गीतों को क्यों काटा गया, ये तो मैं समझता हूँ कि एक डिस्कशन का विषय भी है और हुआ भी, उसमें चर्चाएं हुई हैं। और ये जो अभी तक तुष्टिकरण की नीति चल रही थी, उसमें भी एक तरह से कैंची वंदे मातरम के माध्यम से चली है। बिल्कुल। के वी प्रसाद जी, आप इस चर्चा को कैसे देख समझ रहे हैं? जैसा कहा भी गया कि ये जो सदन है, संसद है, वो वंदे मातरम के भाव के लिए एक तरह से उसे याद कर रहा है और वंदे मातरम को चिरंजीव बनाने के लिए चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के जरिए जो देश के बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम के आज़ादी के लिए योगदान को याद करें और जो इसकी रचना में राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो भाव है, उसे आने वाले भारत की रचना में योगदान के तौर पर देखा जाए और इन सभी चीज़ों से जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो परिचित हों, जाने समझें। तो ये जो पूरी चर्चा है वो आज के दौर के लिए क्यों अहम हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है? जी, आपने जो प्रासंगिकता की बात कही है, मैं तो व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ कि ये हमारी धरोहर है और हमने इसको संभाल के रखा है। क्योंकि जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में भी थे, तब भी इसका उच्चारण करते थे कहीं ना कहीं विशेष फंक्शनों में, तो धरोहर में हमें मिला है और इसको हम आगे बढ़ाते आए हैं। आज भी स्कूलों में, जैसे माननीय सांसदों ने भी कहा, चर्चा के दौरान भी बार बार ये बात रखी गई। हाँ, और इस चर्चा से ये ज़रूर हुआ है कि कई सारे आयाम हैं जो निकल के सामने आए हैं हमारी जनता के बीच, और अब बहस हो गई है एक सदन में, दूसरे सदन में आज बहस आज उसका पूरा समापन होगा। तो अब इसके बाद जनता को जो उसमें से समझेंगे, जो उन्होंने सीख लेनी होगी वो लेंगे। और ये बहुत सही है कि आने वाले पीढ़ियों को हर किस्म की चीज़ बतानी चाहिए कि ये हुआ है, ये आपकी धरोहर है, ये इसकी प्रासंगिकता है। और ये तो मेरे ख्याल से ये चर्चा हो गई है, अब ये जनता के विवेक पे छोड़ देना चाहिए, वो इसको आगे कैसे लेते हैं। बिल्कुल। और अब हम आ जाते हैं जो चुनाव सुधारों पर चर्चा है। भागवत करार जी, कोई भी जब रिफॉर्म की बात होती है किसी भी देश में, उसका रास्ता बहुत आसान नहीं होता। और जब इतने बड़े लोकतंत्र की बात हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, जब वहाँ चुनाव सुधारों पर चर्चा हो तो कितनी ज़रूरी? मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवासियों को बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नेतृत्व में और इनके जो रिफॉर्म्स के माध्यम से जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो रिफॉर्म हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड डिलीवर, ये मंत्र के माध्यम से हर एक क्षेत्र में सुधार हो रही है। अभी तक अगर देखें तो 40,000 से ज़्यादा कंप्लायंस जो नेसेसरी नहीं थे, छोटे छोटे चीज़ लोगों को तकलीफ में थे, वो निकाल दिया है और 1500 से भी ज़्यादा रिफॉर्म्स हो चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। वैसा ही एक रिफॉर्म इलेक्शन में, वन नेशन वन इलेक्शन इसमें हुआ है। इसका बिल लास्ट टाइम आया था और अभी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो चुकी है और इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से लोकसभा हो, राज्यसभा हो, दोनों सांसद मिलकर पूरे देश में जा रहे हैं, हर एक क्षेत्र के हर एक सेक्टर में जाके उनका ओपिनियन ले रहे हैं। और सभी का जो इलेक्शन के टाइम अगर हम देखें अभी तो 24 आवर्स एंड 365 डेज इलेक्शन चलते रहते हैं। तो इसके कहीं तो कंट्रोल रहना, खर्चा कम होना, मैन पावर जो टाइम जाता है वो कम होना, इसलिए इलेक्शन एक ही टाइम दोनों इलेक्शंस यानी पार्लियामेंट के इलेक्शंस और विधानसभा के इलेक्शन कैसे हो, इसके ऊपर लोगों का ओपिनियन ले रहे और इसके ऊपर आज शायद लोकसभा में चर्चा है और इसके ऊपर
जब जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का रिपोर्ट आया तो उसके ऊपर ये होता है। लेकिन ये हमारे देश के सुधार के लिए रिफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें टाइम बचेगा, जिसमें पैसा बचेगा, और उससे ज़्यादा जो काम करने वाले जो लोग हैं इलेक्शन सेक्टर में, उसमें रात दिन वही काम करना पड़ता है। तो कोई क्रिएटिव काम, नेशन बिल्डिंग के काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही है, वन नेशन वन चुनाव इलेक्शन सुधारों पर रिफॉर्म बिल्कुल कल लोकसभा में चर्चा पूरी हुई और आज वंदे मातरम के बाद राज्यसभा में चर्चा शुरू होनी है। डॉक्टर राजेश मिश्रा, हमने जितनी भी बातें सुनी, खास तौर से जब हम, जैसे मैंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, एसआईआर के सफल होने पर या फिर जो भी चुनाव सुधार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, इन सब के सफल होने पर आप जो चुनाव में टर्नआउट है, ट्रांसपेरेंसी है और लोक विश्वास है, इस पर कैसा असर होता देख रहे हैं? प्रीति जी, हमें गर्व है कि हम भारत में हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। और जैसा हमारे डॉक्टर भागवत जी ने बताया, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये आज हम युग में हैं। अभी पहले हमारी दंड संहिता भारतीय दंड संहिता होती थी, जो आज भारतीय न्याय संहिता है। ये एक रिफॉर्म। हमें भारत को भारत के हिसाब से चलाना है, और इस दृष्टिकोण से ये जो चुनाव सुधार है, इसमें दो प्रमुख चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, और दूसरा चल एसआईआर। दोनों पे चर्चा होना बहुत जरूरी था, और विस्तृत चर्चा हमारे लोकसभा में हुई, और हमारे कल यशस्वी गृह मंत्री जी ने विस्तृत उसका जवाब भी दिया। मैं समझता हूं कि चुनाव सुधार इसलिए भी आवश्यक था, चुनाव सुधारों की दोनों चीज़ें। पहला तो एसआईआर की बात है। एसआईआर उसी तरीके से है जैसे हमारे घर में हम सफाई करते हैं, प्रतिदिन सफाई करते हैं, तो कम से कम वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण, जो हमारी मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण, वास्तव में देश में मतदान करने का उसी का हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान के तहत है, जो यहाँ का नागरिक हो। पहली शर्त, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये जो दो शर्तें हैं, वो एक, पहला देश का नागरिक हो, 18 वर्ष से हो, और वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, सेक्स, नथिंग। तो जब इस तरीके से है तो शुद्धिकरण आवश्यक है। जैसा आप जानती हैं, 2010 के बाद, उस समय पर एक तत्कालीन जो भी निर्वाचन आयुक्त थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनने एक नियम कर दिया था। पहले मतदाता सूची से नाम काटने का, हटाने का जो अधिकार था निर्वाचन आयोग के बाद, उसको ख़त्म कर दिया। और ये 2004 के पहले भी कई बार, 5-6 बार ये हो चुका है, एसआईआर हो चुका है। लेकिन 2004 से आज 20-21 साल तक मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं था। कई ऐसे लोग थे जो मृत हो गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में था। कई ऐसे लोग हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो उनका 2-3 जगह मतदाता सूची में नाम था। और कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर के इन्फिल्ट्रेट करके अन्य उन प्रदेशों में जहाँ लोगों ने अपना आधार कार्ड बनवा लिया, इस तरीके से उन्हें अपना नाम कर लिया। तो जो 2003 की एक बेस लाइन करके, और आज हम मतदाता सूची का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। दूसरा, मतदाता इस शुद्धिकरण में वन नेशन वन इलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारा समय बचेगा, और जो अनावश्यक रूप से आचार संहिता लगने की वजह से जो विकास कार्यों में रुकावट आती है उसमें होगी, और सरकार का जो पर्याप्त पैसा धन बचेगा, उस धन का उपयोग हम भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में विभिन्न कार्यों में लगा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है। धन्यवाद। के.वी. प्रसाद जी, अब आखिर में आप इसे कैसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम 1950 के सफर से ही देखें तो करीब 13वीं बार है जो एसआईआर किया जा रहा है। 2019 के चुनाव के पहले भी हमने देखा कि लाखों वोटर्स के नाम हटे किन्हीं वजह से। तो इस प्रक्रिया को और पूरे का पूरा जो चुनाव सुधार पर चर्चा है, इसे आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे आप जानते हैं, चुनाव, कोई भी ये इस बात का पक्ष नहीं रहेगा कि चुनाव के जो सूची है, जो मतदाता सूची में, उसमें खामियां रहें, कोई अवैध नाम उसमें हो, और जो मृत है उनको हटना चाहिए। ये तो वैसे दायित्व है हर नागरिक का। अपने घर में कोई गुजर जाता है तो सबसे पहले जाके आप सूचित करें, वहाँ पे ये एक दायित्व है एज ए नागरिक, उसको आप परे रखिए। तो शुद्धिकरण होना चाहिए, इसके पे कोई है। मेरे ख्याल से कुछ सवाल जो उठे थे प्रक्रिया के अलावा, कि समय
जितना दिया गया, जिस तरह से BLO के आकस्मिक निधन हुए कई राष्ट्रों में, इसको लेकर कुछ लोगों को चिंता हुई, तो वो सदन में भी बात रखी गई। जहाँ तक आप चुनाव सुधार की बात करें, 2 कमेटियों की रिपोर्ट मुझे याद है। गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1980 के दशक में, उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता जो बाद में गृह मंत्री बने, उनकी कमेटी रिपोर्ट्स आई हैं। उसमें कई सारे चुनाव सुधार के आगे रखे गए, कुछ उसमें अमल हुए, कुछ नहीं हुए। तो ये ऐसा नहीं है कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए, क्योंकि चीज़ें बदल गई। कल एक सांसद महोदय ने सदन में ये बात रखी कि ऑनलाइन वोटिंग क्यों ना दिया जाए, NRI को वोटिंग क्यों ना दिया जाए, कई सारी बातें उठती हैं। NRI को वोटिंग नहीं देना ये एक प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है, EVM को लेके भी आपको मैं बताऊं, कई सारे पक्षों ने जब सत्ता में नहीं थे वो इसके ऊपर आपत्ति जताई और उसके कोर्ट में भी गए। एक सांसद महोदय बाद में बने, उन्होंने तो किताब रखी है इस पर कि कैसे EVM के लिए विरुद्ध तो पक्ष रखते हैं, लोग जाते हैं चुनाव आयोग के सामने, अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। और चुनाव आयोग का काम क्या है, सारे पक्षों को देखकर उसमें एक रास्ता निकालना जो कि सबको सर्वमान्य हो। तभी तो वो जो चुनाव की निष्पक्षता है वो बनी रहती है और चुनाव आयोग पे जो सबका भरोसा है वो दृढ़ रहता है। इसी के साथ आप तीनों मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। डॉक्टर राजेश मिश्रा, डॉक्टर भगवत कराड़, आप लोग को कार्रवाई में हिस्सा लेने भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद के भी प्रसाद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और संसद टीवी का प्रीति है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए प्रश्नकाल को लेकर थोड़ा सा विस्तार में बात करते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा था कि लोकसभा में जो प्रश्नकाल है उसमें काफ़ी अहम मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े सवाल पूछे जाने हैं। आज सिविल एविएशन से जुड़े सवाल पूछे जाने हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े तमाम सवाल हैं, MSME से जुड़े सवाल हैं। तो लोकसभा में जो प्रश्नकाल की शुरुआत है उसमें काफ़ी अहम मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े तारांकित प्रश्नों पर एक नजर डालेंगे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद जगदीश चंद्रा वर्मा बसुनिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों को E10 या E20 फ्यूल कंपैटिबल के रूप में लेबल किए जाने या प्रमाणित किए जाने को अनिवार्य करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है और क्या ऐसा सर्टिफिकेशन डेटा उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है, इसका विवरण उन्होंने मांगा है। थैंक यू। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच से बीजेपी के सांसद डॉक्टर आनंद कुमार गोंड जल शक्ति मंत्री से पूछेंगे कि पिछले 3 साल में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाव और कटाव रोकथाम के कामों के लिए कितना फंड जारी किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाढ़ रहा तटबंधों की मरम्मत, कटाव विरोधी उपायों और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए कुल कितना फंड इस्तेमाल किया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से कांग्रेस के सांसद शशिकांत सेंथिल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति से जुड़ा सवाल पूछेंगे कि हाइड्रोकार्बन को लेकर जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसके तहत बोली लगाने के लिए नोटिफाई किए गए कैप कॉमोरिन के दक्षिण में ऑफशोर इलाकों की ब्लॉक वाइज जानकारी क्या है। ओडिशा के बारागढ़ से बीजेपी के सांसद प्रदीप पुरोहित जल शक्ति मंत्रालय से प्रश्न पूछेंगे। वो जानना चाहेंगे क्या सरकार ने ओडिशा में जल जीवन मिशन के तहत तय लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में पिछले 3 वर्षों के दौरान दिए गए फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की स्थिति क्या है। साहब ठाकरे के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से पूछेंगे कि पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना के अंतर्गत देश में वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रही गतिविधियों कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र के अकोला से बीजेपी के सांसद अनूप संजय धोत्रे जल शक्ति मंत्री से पूछेंगे पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में जल और स्वच्छता क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया, योजनावार कार्यक्रमवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई, और आज की स्थिति के अनुसार राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कितने प्रतिशत जनसंख्या को बेहतर जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बीजेपी के सांसद कंवर सिंह तंवर आवासन और शहरी कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे
ज्यादा शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल अंगीकार 2025 के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर पश्चिम से शिवसेना के सांसद रविंद्र दत्ताराम वायकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे क्या सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना को अपडेट किया है। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? विस्तारित संशोधन योजना आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में सुधार करने और सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने का उद्देश्य किस प्रकार से प्राप्त करेगी। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से एक और अहम सवाल है। महाराष्ट्र के शोलापुर से कांग्रेस की सांसद प्रणीति सुशील कुमार शिंदे जल शक्ति मंत्री से जानना चाहेंगी कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक रूप से न्याय को बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद उजनी सोलापुर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में लगातार विलंब हो रहा है। ब्यौरा क्या है और इस काम को पूरा करने की वर्तमान स्थिति क्या है? कितनी धनराशि जारी की गई और पूर्व की समय सीमा के अनुसार काम नहीं किए जाने के कारण क्या है? राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत जनजातीय कार्य मंत्री से पूछेंगे क्या वन अधिकार अधिनियम के तहत पेंडिंग मामलों में आवेदकों को वन भूमि से विस्थापित न करने का प्रावधान है। ब्यौरा क्या है? क्या एफआरए के तहत प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के बावजूद कई क्षेत्रों से पेंडिंग आवेदकों को विस्थापित किया जा रहा है? इसका ब्यौरा क्या है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद विद्युत मंत्री से पूछेंगे कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी एनएचपीसी लिमिटेड के तहत वर्तमान में कुल कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स से संयुक्त रूप से कुल कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है। एनएचपीसी द्वारा अभी बनाए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की संख्या और नाम, साथ ही उनकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता और चालू होने की संभावित तारीखें क्या है। केरल के पलक्कड़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद वीके श्रीकंदन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे सरकार देश के आपदा संभावित क्षेत्रों में राजमार्गों के ध्वस्त होने की घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम जारी करने पर विचार कर रही है। ब्यौरा क्या है? कृष्णागिरी तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद के गोपीनाथ नागरिक उड्डयन मंत्री से पूछेंगे क्या सरकार अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना जिसमें 241 लोगों की मौत हुई थी इसके बाद सभी 787 ड्रीम लाइनर विमानों का निरीक्षण जांच उसने करवाई है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं? उड़ीसा के नवरंगपुर से बीजेपी के सांसद बलभद्र माझी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछेंगे कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की वहनीयता को बनाए रखने और सुनिश्चित रखने के लिए नवरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित विशेषकर ओडिशा के ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्या उपाय कर रही है। और आइए अब जानते हैं राज्यसभा यानी उच्च सदन में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 6, पर्यटन मंत्रालय से 3, श्रम और रोजगार मंत्रालय और संचार मंत्रालय से 2 और विधि और न्याय मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से एक प्रश्न पूछा जाना है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा सवालों पर। तेलंगाना से कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी का प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, वन्यजीव गलियारों, राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ अभ्यारण्यों से होकर जाने वाले राजमार्ग, रेलवे ट्रैक, अन्य भौतिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है। झारखंड से बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार वर्मा का प्रश्न संचार मंत्रालय से होगा। राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस इकोसिस्टम को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए डाक विभाग ने हाल ही में क्या सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं और कहीं ना कहीं जो एड्रेस एज अ सर्विस
मॉडल है। इसके माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तैयार करने के संबंध में मंत्रालय की कार्य योजना क्या है। महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का प्रश्न टूरिज्म मिनिस्ट्री से होगा। पूछेंगी क्या मंत्रालय ने पर्यटन में आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदायों की संस्कृतियों और निवास स्थान के व्यवसायीकरण को लेकर होने वाली चिंताओं का समाधान किया है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या कुछ लोगों ने न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ यूट्यूबर्स भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध एक अत्यंत शर्मनाक घटना के बाद भी सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध अपमानजनक और उन्मादपूर्ण दुष्प्रचार फैला रहे हैं, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में उदासीनता बरती गई है। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले का सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या मंत्रालय खुले में काम करने वाले श्रमिकों में व्यवसाय की वजह से गर्मी लगने के कारण होने वाली बीमारियों, मौतों से संबंधित राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखता है। अगर हाँ तो 2024-25 उन्होंने कहा है कि आज तक की स्थिति के दौरान रिपोर्ट किए गए गर्मी से संबंधित ऐसे मामलों और मौतों का सेक्टरवार ब्यौरा क्या है। गुजरात से बीजेपी के सांसद बाबूभाई जीसंग भाई देसाई का प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। वो पूछेंगे विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्कूली विद्यार्थियों संबंधी संपर्क पहल की उपलब्धियां क्या हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यवार विशेषकर गुजरात में आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है। क्या CSIR के पास स्कूली विद्यार्थियों के साथ जुड़ने के लिए कोई केंद्रीय कार्यक्रम है, तो इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा है। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ ही देर में ठीक 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।